बेहतर चीज ये है कि हम इस पैमाने को तय करें कि हम वक्फ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या हम सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर ना हो उसको रोकना चाहते हैं। अब नया बिल ये कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर हम खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर अगर आप खत्म करें तो आज से खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर चल रही हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज पार्लियामेंट में लोकसभा में विवादित बिल वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश कर दिया गया, जहां एक तरफ तमाम विपक्ष ने इसका विरोध किया, इसे संविधान के खिलाफ बताया, इसे मजहब में दखलंदाजी बताया, तो वहीं सरकार ने इस बिल को लेकर ये कहा कि हम वक्फ बोर्ड को लेकर दरअसल एक पारदर्शिता लेकर आना चाहते हैं। ये इसको मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो इसको सीए एनआरसी की तरह ही देख रहा है कि एक तरफ जहां उनकी पहचान, उनकी सिटीजनशिप को लेकर एक डर का माहौल पैदा किया गया था, वैसे ही वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर एक डर पैदा करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उससे पहले अपने खास वोट बैंक को साधने की कोशिश सरकार इस बिल को लाकर करने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ जो 2 बैसाखियां हैं सरकार की, जेडीयू और टीडीपी, उसमें से जेडीयू ने कहा है उसको कोई ऐतराज नहीं है, उसने आज लोकसभा में इसको सपोर्ट किया, तो वहीं टीडीपी ने सशर्त इसको सपोर्ट करने का वादा किया कि इसको सशर्त वो सपोर्ट करेगी, यानी कि उसने कहा कि इसको जेपीसी को भेजा जाए, और यहीं पर सरकार झुकी और सरकार को बहालत मजबूरी इसको जेपीसी को भेजना पड़ा है। तो अब ये बिल जेपीसी में चला गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, और अब इसमें वहां पर इसको लेकर डिस्कशन होने हैं। यानी कि ये बिल भले ही लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया हो, मीडिया के एक धड़े के जरिए इससे बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सी दूसरी खबरें फैलाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अभी ये बिल अधर में लटक गया है, ये कहा जा सकता है, और सरकार एक तरह से विपक्ष और टीडीपी की वजह से झुकती हुई नजर आई है। लेकिन ये बिल कहता क्या है? क्यों मुसलमानों को इससे डर हो रहा है? क्यों एक तरह का खौफ और भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में जिस तरह के तथ्य, दलीलें टीवी चैनल्स पर बैठकर दूसरे पक्ष के लोग, यानी कि जो हिंदू पक्ष के एक्सपर्ट्स हैं, वहां बैठकर जो दे रहे हैं, क्या वाकई में उसमें कोई मजबूती है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज लगातार बढ़ती जा रही हैं? उनका ये कहना है कि अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदू वक्फ बोर्ड भी होना चाहिए, सिख भी होना चाहिए, क्रिश्चियन भी होना चाहिए, जैन भी होना चाहिए और पारसी भी होना चाहिए, और संविधान में वक्फ नाम की लफ्ज की कोई जगह नहीं है। ये तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। इसी सब पर आज हम बात करेंगे। तमाम जो कंफ्यूजन्स हैं, डर हैं, उन सबको दूर करने की कोशिश मैं करूंगी इस कार्यक्रम के जरिए, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं जो लीगल मामलों के जानकार हैं, जाना माना चेहरा है, एक्स वाइस चांसलर हैं नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के, और इस पूरे मामले पर लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर भी बनाई है। आप चाहे तो उसे वहां जाकर भी देख सकते हैं। फैजान मुस्तफा साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि इस बिल के जरिए जो एक डर, एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये बिल अस्तित्व में आ जाता है तो जो लोग अपनी मर्जी से अल्लाह के नाम पर दान किया करते थे अपनी प्रॉपर्टीज अपनी रहती जिंदगी में, वो अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने किसी नेक मकसद के लिए दी है वो वाकई में उस नेक मकसद में काम आएगी भी या फिर नहीं, या फिर डीएम साहब तय करेंगे कि ये सरकारी है या फिर वक्फ है। शुक्रिया, मैं पहली बार आपके चैनल पर आज आया हूं। देखिए बुशरा, एक तो मैं जो राजनीति है उससे दूर रहता हूं। मेरी फील्ड लॉ है और मुझे नहीं मालूम कि इस बिल को लेकर राजनीति किस तरीके से की जाएगी, लेकिन जो लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया है, और अभी हम सुन रहे थे कि
इवन हाई कोर्ट के जजेस के दिल में भी डर बैठ गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी को मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है, कोट अनकोट, पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि वक्फ के लिए प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर होती है वो सर्वे कमिश्नर्स जो सरकार अपॉइंट करती है, जो डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, गवाहों को सुनते हैं, जो आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स दिया है उसको देखते हैं, यानी पूरी एक सिविल कोर्ट की पावर सर्वे कमिश्नर के पास होती है। वो सब वो देखकर एक रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट पर सरकार अपने गजट में पब्लिश करती है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है। हुआ ये है, और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में इंक्लूडिंग मुस्लिम देशों में, कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पर मुसलमानों ने ही बहुत कब्जे किए, वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल में ले आए। तो सर्वे वक्फ का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहां आप देखें कि 1960 तक जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये बताया कि 1 लाख वक्फ हैं। अब जब सर्वे हुआ तो 2003 तक 2 लाख और नए वक्फ सर्वे में पाए गए कि ये प्रॉपर्टी भी वक्फ थी। तो वो नंबर जाके औकाफ का 3,32,000 हो गया। और कई राज्यों में सर्वे पूरी तरह नहीं हुए, फिर दूसरा सर्वे नहीं हुआ सब जगह, एक राउंड ऑफ सर्वे हो गया। अगर दूसरा सर्वे भी पूरा हो तो शायद टोटल नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी जो होगी वो कोई 4 लाख प्रॉपर्टीज होगी। ये एकदम 1 लाख से जो 4 लाख 40 साल के पीरियड में हुई, उससे लोगों को ये भ्रम हो गया कि किसी भी प्रॉपर्टी को मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी कह देते हैं और वो बन जाती है। ऐसा नहीं है, उनके कहने से नहीं बन सकती है। आप देखिए बुशरा, बाबरी मस्जिद के केस में मुसलमान ये साबित नहीं कर पाए कि ये एक वक्फ प्रॉपर्टी थी। वो केस हारने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उसका को वक्फ नहीं साबित कर पाए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अब लोग प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर पाएंगे इस बिल की वजह से। ऐसा नहीं है। असलियत यह है बुशरा कि अब लोग वक्फ करते ही नहीं है। ये पुराने जमाने के वक्फ हैं ज्यादातर, जब लोगों में दान दक्षिणा देने की रिवायत आज से ज्यादा थी। आज तो है भी उनके पास बहुत कम। जो कुछ है उसी में आप सोचिए कि उनका खर्चा पूरा नहीं होता तो चैरिटी कैसे करें। ये पहले जमाने की बात है जब कुछ लोग बहुत अमीर होते थे, उनके पास लंबी चौड़ी जायदादें होती थी। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद वो जायदाद जो है उससे कुछ उनको सवाब मिल जाए, कुछ पुण्य मिल जाए। तो उसके लिए वो वक्फ करते थे। वक्फ 3 तरह से हो सकते हैं। ऐसा वक्फ हो सकता है जो बिल्कुल आम ह्यूमैनिटी के लिए हो, कि आप ये कहें कि साहब मेरी प्रॉपर्टी से अस्पताल बनाए जाए, या फला अस्पताल का खर्चे में मेरी प्रॉपर्टी की इनकम लगाई जाए, या इससे सड़कें बनाई जाएं। मैं बुशरा आपको बताऊं, इतना इंटरेस्टिंग एक वक्फ था सीरिया में। इब्ने बतूता ने लिखा है ये अपनी किताब में 1326 में। वक्त ये था कि जो चाइनीज प्लेटें होती हैं चीनी की, वो टूट जाती थी गुलामों से, या जो होटल वगैरह होते थे उनमें जो लड़के कम उम्र काम कर रहे होते थे। आपको मालूम है उस जमाने में चाइल्ड लेबर एबॉलिश नहीं हुई थी। तो एक आदमी ने ये वक्फ किया कि मेरी प्रॉपर्टी से उसका हर्जाना ले लिया जाए, जो वो चाइनीज प्लेटें टूट जाती हैं और जिससे टूटे उसको पिटाई ना की जाए, उसको सजा ना दी जाए।
फिर दूसरा टाइप ऑफ वक्फ जो है वो ये हो सकता है कि आप ये कहें कि साहब ये पार्शली मैं कह रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और फिर मेरे पोते और पोतियां और नवासे नवासियों को मिले, और जब मेरी लाइन खत्म हो जाए तो फिर इसको अस्पताल को दे दिया जाए, मस्जिद को दे दिया जाए, मदरसे को दे दिया जाए। यानी लार्जली वो फैमिली के लिए है और फिर एंड में उसको दे दिया जाए किसी पायस पर्पस के लिए, मजहबी पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। तीसरा वो टाइप है वक्फ अलल औलाद। अब देखिए ये वक्फ अलल, समझिए वक्फ का वर्ड जो है वो कुरान में नहीं है, लेकिन कम से कम 20 जगह कुरान में बुशरा इस बात की बात है कि अपने पैसे को दान करो, चैरिटी करो, और सबसे अच्छा खर्चा वो है जो आप अपनी फैमिली पर करते हैं। इससे फिर ये एक इंस्टीट्यूशन निकला वक्फ अलल औलाद का कि आप अपनी प्रॉपर्टी कहें कि साहब ये मेरे बच्चों को मिलेगी, फिर उनके बच्चों को मिलेगी, फिर उनके बच्चों को मिलेगी, और जब मेरे सारे बच्चे खत्म हो जाएं, मेरी लाइन खत्म हो जाए, तो ये किसी जनरल पर्पस, पायस रिलीजियस पर्पस को जाएगी। तो वक्फ समाज कल्याण की एक संस्था है। जी बेहतर ये हो कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाए। ये काफी प्रॉपर्टीज बड़ी सेंट्रली लोकेटेड जगहों पे हैं जिन पे कब्जे हुए हैं, जिन पे बहुत कम किराए हैं, जिन पर किराएदारों ने कब्जे कर लिए हैं। उनको लेकर अगर डेवलप किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि वक्फ में सबसे पहले जो वाकिफ है, जो वक्फ कर रहा है, उसका कोई हक नहीं रह जाता प्रॉपर्टी पे। आज के जमाने में हम लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आप सोचिए कि अगर देश में 70-80 करोड़ लोग 5 किलो या 10 किलो अनाज पे रह रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? और अगर बनाएंगे तो वो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि वो अपने बच्चों के अलावा समाज कल्याण और धार्मिक कार्यों के लिए लगाएं। फिर बहुत से औकाफ ऐसे थे जो राजा महाराजाओं ने किए, जो बादशाहों ने किए। अब जो बादशाह थे वो तो उस जमाने के संप्रभु थे, वो तो राज्य थे, राज्य ने किया। दरअसल ओरिजिनल आइडिया वक्फ का बुशरा ऐसे आया कि जो इस्लामिक स्टेट बनी वो कमजोर थी, और इस्लामिक स्टेट जो थी उसके पास वसाइल नहीं थे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि समाज के लोग हेल्थ में, एजुकेशन में, समाज कल्याण में, यतीमों के लिए पैसे लाएं और इन्वेस्ट करें। तो वो राज्य के वेलफेयर स्कीम का एक अंग बन गया वक्फ। अब ये कि वक्फ को प्रोटेक्ट अगर हम कर रहे हैं, और अगर वो बिल से प्रोटेक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा बिल है। जी मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि उसमें नॉन मुस्लिम्स का आ जाना या उसमें औरतों का आ जाना पहले तो कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कि दूसरे, ये बहुत अच्छी बात है। मुतवल्ली भी हिंदू हो सकते हैं। लेकिन और फैजाज साहब, वक्त फिर ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं, और कुछ पार्लियामेंटेरियन ने आज लोकसभा में भी इस मामले को जब उठाया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, आपकी मंशा इतनी ही साफ सुथरी है, तो बहुत सारे मंदिर के भी ऐसे ट्रस्ट बनाए गए हैं, तो आप वहां पर मुसलमानों को जगह दे दीजिए। और ऐसे ही फिर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो बनी हुई है, क्या उसमें भी फिर इसी तरह का कोई इंटरफेरेंस कर पाएगी क्या सरकार? सवाल ये उठाए जा रहे हैं, और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये संविधान के जो बेसिक रूह है ये उसके खिलाफ है। ये तमाम आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है कि उनके खिलाफ है, और ये मजहब में मदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है मजहब में। जो चीज एक तरह से चली आ रही है उसमें अब आप ये कह रहे हैं कि आप एक तरह का एक डीएम स्टेट नाफिज करना चाहते हैं, कि अब डीएम ये तय करेंगे, उनको ये अथॉरिटी, यानी कि एक तरह से राज्य सरकार को ये अथॉरिटी कि वो ये बताएं कि ये जमीन सरकारी है, ये जगह सरकारी है या फिर वक्फ है। तो क्या इसमें मनमानी नहीं हो जाएगी? और अगर वक्फ में आप ये कह रहे हैं कि 3 तो सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे ही होंगे, तो क्या दूसरी जगहों पर भी इसी तरह का रूल फिर लगाया जाएगा? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है बुशरा के अजीब बात यह है
कि सरकार में जो लोग हैं वो अक्सर, इनमें से बहुत लोग ये कहते रहे हैं कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके लिए जो बोर्ड्स बनाए गए हैं उन पर सरकार का कंट्रोल ज्यादा है। और मैंने इस बात को सपोर्ट किया है कि किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में अगर मिसमैनेजमेंट है तो सरकार टेम्पररली उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि आपको राइट टू मैनेजमेंट है संविधान के तहत, मिसमैनेजमेंट नहीं है। अब वो पोजीशन जो हिंदू राइट लेता रहा है, हिंदू टेम्पल्स और बोर्ड्स में सरकार के टाइटर कंट्रोल के विरुद्ध वो कैसे पोजीशन ले रहे हैं वक्फ में कि उसमें टाइटर कंट्रोल किया जाए। ये ऐसे है कि पहले वो ये समझते थे कि वक्फ में सरकार का कंट्रोल कम है, कम नहीं था, ये मिथ है। दूसरे ये कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्या है, ये फैसला एक जुडिशियल फैसला होना चाहिए। अब जाहिर है कि जो सिविल कोर्ट हैं वो दीवाना बनाती हैं, उसमें 70-80 साल लग जाते हैं तय होने में, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए और ट्रिब्यूनल को वो सिविल कोर्ट की पावर दे दी गई थी ताकि स्पीडी जस्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये कि अगर सरकार की ये पॉलिसी है कि सारे रिलीजियस प्रॉपर्टीज के बोर्ड्स में सिर्फ उस धर्म के लोग नहीं रहेंगे तो बहुत स्वागत योग्य है, और अगर सरकार की ये पॉलिसी है कि अब जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के कामों में जो बंटवारा है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर वाला भी जुडिशियल पावर यूज करेगा, तो ठीक है। लेकिन ये उसूलन बात सही नहीं है, क्योंकि जो टाइटल है इट रिक्वायर्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन कि जज हो, जज भी सरकार ही के होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट माना जाता है उनको, क्योंकि वो सरकार के अंडर में डायरेक्टली उसके अंग नहीं है। और जो आपको मालूम है कि जो ऊपर की जुडिशरी है वो तो राज्य की जो परिभाषा है आर्टिकल 12 में स्टेट की, उसमें भी वो शामिल नहीं है, सिवाय जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। तो बेहतर चीज ये है कि हम इस पैमाने को तय करें कि हम वक्फ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या हम सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर ना हो उसको रोकना चाहते हैं, वो प्रावधान बता देंगे। पर मुझे खुशी है कि सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने इसको जेपीसी को रेफर कर दिया है, इसलिए अब मीडिया में ज्यादा इस पर बात करने के बजाय जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एक्सपर्ट्स को बुलाए और वहां इसकी नोक परख बिल की जो है उसको दुरुस्त किया जाए और एक बेहतर बिल सामने लाया जाए। जो आप कह रहे हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, वो प्रावधान ये है कि सारे वक्त 6 महीने के अंदर रजिस्टर हो, ये टाइम फ्रेम बहुत कम है, और जो अनरजिस्टर होगा फिर वो कोई भी केस किसी भी अदालत में नहीं कर सकता, ये जुडिशियल रिव्यू का एक्सक्लूजन होगा। और जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। तो बिल में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो लीगल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध जा रही हैं, क्योंकि वक्फ एक प्राइवेट लॉ का मैटर है। आपने किसको वसीयत की, किसको गिफ्ट दी, ये चीज लॉ नहीं बता सकता, ये ओनर तय करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद कैसे इस्तेमाल। जी आपने फैजान साहब कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको यहाँ पर आपने पहले क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ मिथ
जो इस बिल के आने के बाद मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं चाहूंगी कि आपके जरिए उन भ्रांतियों को, उन डर, उन खौफ को यहाँ पर क्लियर किया जाए। पहली बात, और बहुत छोटे छोटे जवाब दें तो शायद लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। मेरा आपसे सवाल, क्या मुसलमानों को इस बिल से डरने की जरूरत है? ये लॉ का सवाल नहीं है, इसलिए मैं कैसे इसका जवाब दूं, मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है इस पे बोलने का। जी जी। जो मीडिया में ये कहा जा रहा है कि डर जो है, नहीं बुशरा, डर जो है ये एक साइकोलॉजिकल चीज है जी। आमतौर से अल्पसंख्यक साइकी होती है कि जो कम तादाद में होता है वो डरता है। समस्या यह है कि बहुसंख्यक डरने लगे। वक्फ के बारे में जो भ्रम फैले, मैंने जैसे बताया कि 1 लाख से वो 3,32,000 प्रॉपर्टी हो गई, तो डर बहुसंख्यक समाज में वक्फ को लेके फैल गया। जिम्मेदारी यह है कि उस डर को खत्म किया जाए, सही फैक्ट सामने रखे जाएं। तो किसी भी चीज को लॉ पर संसद को अधिकार है कानून बनाने का। वक्फ पर संसद पहले भी कानून बनाती रही है। अगर कानून बनाने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रहा है, उसका करप्शन खत्म हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं किसी भी बिल के या जजमेंट को ये नहीं कहता ये अच्छा है या बुरा है। उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, ठीक है। जो बुराइयां हैं उनको जेपीसी देखेगी और मुझे उम्मीद है कि उसको खत्म करेगी। जी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते, आप सिर्फ लीगल मैटर पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसकी टाइमिंग्स को लेकर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों ये ऐसे वक्त में बिल लाया गया है जब 4 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी अभी लोकसभा में हम ये कहें कि 2 बैसाखियों पर टिकी हुई एक डिपेंडेंट सरकार है। तो क्या अपने खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश सरकार कर रही है, और ये अखिलेश यादव ने भी कहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ फैजान साहब की जो एक तरह की भ्रांतियां ये भी फैलाई जा रही है, जिसका जवाब आपने दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप चंद शब्दों में, ताकि लोगों को एकदम से ये क्लियर हो जाए कि किसी भी प्रॉपर्टी को मुसलमान कब्जा करके वक्फ बना लेते हैं और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही, कहीं मजार बना लेते हैं, कहीं मदरसा तो कहीं मस्जिद। ऐसा नहीं हो सकता। वक्फ को साबित करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट लाना होगा जो कहते हैं वक्फ डीड, या तो ये होगा। अब वक्फ डीड बाबरी मस्जिद के सिलसिले में नहीं ला पाए, तो दूसरा वक्फ का कंसेप्ट है वक्फ बाय यूजर। जैसे एक मस्जिद है, वो वक्फ है, मस्जिद के बाहर की जमीन बुशरा खानम की है। अब वहां पर जब मस्जिद में ज्यादा लोग आने लगे तो लोगों ने वहां पर वजू करना शुरू कर दिया और वहां पर उन्होंने कुछ पानी के टैप लगा लिए। अब बुशरा आती हैं, जाती हैं और देखती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। इसको हो गए 10 साल, 20 साल। अब ये जो मस्जिद के बाहर की जगह जो बुशरा की प्रॉपर्टी है, जिसको बुशरा ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, वक्फ बाय यूजर, ये वक्फ मान लिया जाए। अब नया बिल ये कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर हम खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर अगर आप खत्म करें तो आज से खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर चल रही हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है? आज अगर हम लॉ बना रहे हैं, क्योंकि ये सिविल लॉ है और सिविल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन इट विल प्ले हैवक ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उनकी डीड कैसे मिलेगी? वक्फ डीड नहीं मिलेगी उनकी, जाहिर है। तो वो वक्फ बाय यूजर से ही वक्फ माने जाएंगे। अगर ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी यूज होने दी एक लंबे अरसे तक और वो बराबर में वक्फ की प्रॉपर्टी थी, तो वो आगे वाली प्रॉपर्टी भी मानी जाती है कि साहब ये भी वक्फ हो गई। ओके, ऑलराइट।
और ये कहना कि इस संविधान में वक्फ शब्द कहीं पर भी नहीं है, और अगर मुसलमानों के लिए आप अलग से एक्ट लेकर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल आप बना रहे हैं, तो फिर क्या बाकी जितने भी धर्म हैं उन सब के भी अगर बनाए जाएंगे तो ये संविधान नहीं, ये तो बहुविधान हो गया। ये एक साहब को मैं सुन रही थी अभी, एक बहुत बड़े चैनल पर बैठकर वो कह रहे थे। देखिए देखिए, ऐसा है कि अगर पर्सनल लॉ शब्द कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया तो केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी उस पर कानून बनाने का अधिकार हो गया। और वक्फ पर्सनल लॉ का हिस्सा है। मैंने तो आपको बता दिया कि वक्फ शब्द कुरान में नहीं है। इसका मतलब यह थोड़ी कहा जा सकता है कि वक्फ इस्लामिक लॉ का एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए क्योंकि कुरान में बहुत सी चीजें ना हो, जैसे नमाज पढ़ने का तरीका तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को देखकर लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू की, जो उन्होंने बताया। तो क्योंकि प्रॉफिट ने यह कहा कि भाई चैरिटी करो, और कुरान ने जगह जगह कहा चैरिटी, तो शब्द नहीं आया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि सेकुलर शब्द संविधान में 1976 में आया, शब्द तो नहीं था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना। जैसे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर शब्द नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार कहती है कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं है, लेकिन उसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया। फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन उसको भी। तो सिर्फ शब्द होने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये आप कहेंगे कि वक्फ शब्द नहीं है, भाई पर्सनल लॉ आ गया, पर्सनल लॉ आ गया तो उसमें वो कवर हो गया। जी। और अब जब वक्फ की प्रॉपर्टी को जब आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या उसमें इस तरह के क्लॉजेस शामिल कर दिए गए हैं कि अब उसको वक्फ वो प्रॉपर्टी रहे, उसकी निशानदेही हो, इसके लिए अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या ये इस जो 40 नहीं नहीं, अमेंडमेंट्स डीएम को मिल गए ना ज्यादा अधिकार, जी डिस्ट्रिक्ट जी मजिस्ट्रेट को मिल गए ना ज्यादा अधिकार। जी दोनों जी, डीएम को ज्यादा दोनों अधिकार मिल गए हैं, तो क्या दोनों अब ऑप्शन ये डीएम तय करेंगे कि ये सरकारी है या वक्फ है? दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डीएम ऑलरेडी ओवरबर्डेंड है, उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो उसे मजीद एक काम दे देने से इफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। दूसरे, सिविल कोर्ट्स की प्रोसेस इतनी लेंदी है कि उसमें भी वक्त लगेगा। इसलिए बेहतर यह है कि स्पेशलाइज्ड उसके ट्रिब्यूनल हों, ट्रिब्यूनल के मेंबर सरकारी अपॉइंट करेगी, उनमें जजेस भी हों, वो फैसले करें, ये बेहतर प्रोसेस है। जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, आपके सजेशंस और लूप होल्स इस बिल में? नहीं, मेरे सजेशंस तो अब संसद की जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसको दिए जाए बेहतर। लेकिन ये कि कई चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, उन कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए। जैसे वक्फ अलल औलाद में आप ये कहें कि हम किसी औरत का एक्सक्लूजन नहीं होने देंगे, इसका मतलब आप लोगों की जो पावर है वसीयत करने की, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या आप वो कंट्रोल करेंगे? क्योंकि 70 साल का एक्सपीरियंस ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बेटा बेटी को जॉइंट प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में 1955 से ही इक्वल शेयर दे दिया, लेकिन वसीयत ज्यादातर लोग बेटे के हक में कर देते हैं, तो बेटियों को उतना नहीं मिला। तो जो भी पॉलिसी हम बनाएं, क्या वो पॉलिसी हम अक्रॉस बोर्ड कर सकते हैं? तब वो होगा एक देश एक विधान। अगर हम अलग अलग पॉलिसी रख रहे हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की पॉलिसी कुछ होगी और वक्फ एक्ट की पॉलिसी कुछ होगी, तो फिर तो आप अपने ही प्रिंसिपल के विरुद्ध जा रहे हैं। क्या हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम ऐसी कोई वसीयत हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत नहीं होने देंगे जिसमें बेटियों को हक ना दिया जाए?
आपको मालूम है मुस्लिम लॉ में वसीयत में 2 शर्तें हैं। आप कभी भी वसीयत जो है अपने वारिसान के हक में नहीं कर सकते। यानी आपके वालिद साहब आपके हक में या आपके भाई के हक में वसीयत नहीं कर सकते, और वसीयत से 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। वसीयत का प्रावधान इस्लाम में किया गया कि अगर किसी गैर आदमी ने आपकी जिंदगी में आपका साथ दिया, आपकी मदद की, आप चाहते हैं आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में कुछ उसे मिल जाए, तो आप वसीयत करते हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो ये 2 कंडीशंस लोग कहते हैं जो मुस्लिम लॉ की हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल की जाए, क्योंकि ये अच्छी कंडीशंस हैं। आप उसमें चाहें ये भी शामिल कर दें जो आप वक्फ बिल में लाए हैं कि आप बेटियों को वसीयत से डिप्राइव नहीं कर सकते, लेकिन जो इस्लामिक लॉ है उसमें वसीयत ना बेटे के लिए हो सकती है ना बेटी के लिए। वक्फ अलल औलाद में आमतौर से आप ये कहते हैं भाई पहले मेरा बेटा फिर मेरी बेटी, या पहले मेरी बेटी और फिर बेटी का बेटी, समथिंग लाइक दैट हो सकती है। वो ओनर है आपको इससे प्रॉपर्टी, जी जो आपको ओनर है साहब इससे प्रॉपर्टी, कोई एतराज नहीं है? जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसका राइट है कि वो बताए कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटे या कैसे इस्तेमाल हो। जी आपको इससे कोई एतराज नहीं है, या आपको लगता है लोगों को इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि मेंबर्स में से ये कह दिया गया है, तो मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, 23 कर दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इससे एतराज नहीं, इससे एतराज नहीं होना चाहिए। अगर नॉन मुस्लिम्स भी आए, औरतें भी आए, ये अच्छा स्वागत योग कदम है। और ये मांग करना कि फिर आप जो मंदिर के ट्रस्ट है या गुरुद्वारा या तो प्रिंसिपल बनाएंगे ना। आपने हाँ। अगर एक प्रिंसिपल बनाया तो सब जगह लागू करिए, अगर एक देश एक विधान करना है। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर नियत में खोट, वो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आप उसका जवाब राजनेताओं से मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे डर और बहुत सारी चीजों को बहुत क्लैरिफाई किया है, और मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ा सा चैन से सो पाएंगे आपकी बात को सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।